बांग्लादेश दुनिया का मेजर और बड़ा टेक्सटाइल हब है और उसमें आया तहलका। और ऐसा तहलका कि भाई 5 अगस्त को उनकी पीएम शेख हसीना जी उन्होंने रिजाइन किया, जान बचाकर भागी और भारत देश में शरण लिया। It would be unbelievable if this is confirmed that not only has she resigned, she's possibly fled the city and the country. Anupam Mishra is joining me from Kolkata. Anupam, what are you hearing from your sources in Bangladesh, from the media reports coming in from Bangladesh? Has it most likely heard Sheikh Hasina resigned? Bangladesh's president dissolved parliament on Tuesday, clearing the way for an interim government and new elections. Hundreds gathered on the grounds of Bangladesh's parliament house in the capital, Dhaka. आज हम समझेंगे कि भाई ये पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट हुआ क्यों, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ क्यों कि लोगों की बहुत जाने गए, हजारों में लोग मारे गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भारत देश के स्ट्रैटेजी पे इसका क्या असर होगा, बिजनेस पे क्या असर होगा, ये वीडियो में समझते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस मेंटर और इन्वेस्टर, और मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय जिनेंद्र। पॉइंट नंबर 1, समझते हैं कि बांग्लादेश जब फॉर्म हुआ था तो पार्टीशन के कारण फॉर्म हुआ था, जहां पे बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और लोग बांग्लादेश को बोलते थे कि भाई ये हमारा वेस्ट पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान है। ये पार्टीशन में बहुत मेहनत हुआ और मेहनत करने के बाद मुजीबुर रहमान साहब ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और 1972 में उन्होंने एक एक्ट पास किया और वो एक्ट का नाम था कोटा सिस्टम इन गवर्नमेंट जॉब्स, रिजर्वेशन। ये भाई साहब इंडिया में भी एक इश्यू है। रिजर्वेशन का ऐसा मसला था कि सिर्फ 20% सीट्स मेरिट पे है, सिर्फ 20%। 80% का मतलब होता है कि 30% फ्रीडम फाइटर्स के लिए, 10% महिला के लिए जो ये वॉर में अफेक्ट हुए हैं, और बाकी 40% ये जो गरीब लोग हैं, जो पुअर डिस्ट्रिक्ट है, अनडेवलप्ड है, उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया। यानी मेहनती डिजर्विंग लोग को सिर्फ 20%। 1976 में धीरे धीरे प्रोटेस्ट हुआ तो 40% जो पुअर लोगों के लिए था, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए था, उसको कम करके 20% पे लाया गया। और जब ये कोटा सिस्टम कंटिन्यू किया गया 2017 और 18 में, जब शेख हसीना पीएम बनी थी और ये मुजीबुर रहमान साहब की बेटी है, ये पीएम बनी थी, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई कोटा सिस्टम बंद करो, मेरिट पे रहने दो, और कोटा रखना है तो 10 या 20% पे रखो। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरे फादर की मेमोरी का है, ये एक लेगेसी है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन 2017-18 में उन्होंने सब कोटास निकाल दिए हैं। तो ये था इसका बेसिक। अब सेकेंड, शेख हसीना जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है। बांग्लादेश जो लास्ट 15 साल में तरक्की किया है, खास करके टेक्सटाइल में दुनिया में उसने नाम बनाया है, उसमें पीएम मैडम का बहुत बड़ा हाथ है। और साथ ही साथ इंडिया का स्टेबल पार्टनर। शेख हसीना इतनी स्मार्ट है कि चाइना और भारत को दोनों को बैलेंस किया, दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। ना चाइना से ज्यादा लोन्स लिया लेकिन मदद लिया, और इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप थे। इनफैक्ट पीएम मोदी साहब का जब 3rd टर्म हुआ तो फर्स्ट फॉरेन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पीएम मोदी को भारत देश में मिला वो शेख हसीना जी थी। यानी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा फैंटास्टिक था। और शेख हसीना जी का स्टाइल थोड़ा ऑटोक्रेसी वाला था, दादागिरी वाला था। लोग बोलते थे कि ये अपनी मनमानी करते हैं, अपने लोग को फेवर करते हैं और बाकी लोग को कुचल लेते हैं। इनफैक्ट आज 75 के एज के आसपास जब वो 4th टर्म पे जीती है तो लोगों को संदेह है, डाउट है कि ये फेयर तरीके से नहीं जीते, कुछ तो जोल हुआ है शायद, और काफी अपोजिशन वाले को तो उन्होंने जेल में डाल दिया है। तो लोग ऑलरेडी शेख हसीना से नाराज थे और इसमें अप्रैल 2024 में शेख हसीना ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि आई एम ब्रिंगिंग बैक द कोटास। और ये था क्रक्स पूरे डिस्प्यूट का। और वो बोल रहे थे कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने देश के लिए जान दी, कुर्बानी दी, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए हम 30% कोटा ला रहे हैं। अब कॉन्टेक्स्ट समझिए कि भाई साहब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इनफ जॉब्स मिल नहीं रहा है।
पूरे दुनिया में रिसेशन है, इकोनॉमी की वाट लगी हुई है, वैसे में प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, तो सबकी उम्मीद है गवर्नमेंट जॉब का, सिविल जॉब्स का, और इसमें आज के तारीख पे 100% मेरिटोक्रेसी था। अब लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और वही टाइम पे आप अगर कोटा लाओगे तो लोग भड़क जाएंगे, खास करके स्टूडेंट्स, वो यूथ जो पढ़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जिसके सपने आप कुचल रहे हो, वो भड़क जाता है और स्ट्रीट पे आता है। और कहानी यही नहीं है दोस्तों, और एक ट्विस्ट है कहानी में ट्विस्ट यह है कि लोगों को लगता है कि शेख हसीना के दिमाग में पावर चला गया, दादागिरी ऑटोक्रेसी कर रही है, इससे करप्शन बढ़ेगा। जो आवाम लीग के या जो उनके पार्टी के लोग हैं उनको वो फेवर करेंगी, क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स तो सब मर चुके हैं, उनके बच्चों का ऑलरेडी भला हो चुका है, तो किनको ये कोटा का फायदा होगा? नहीं होगा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लोगों को लगता है कि शेख हसीना के खास लोगों का या उनके पार्टी के खास लोगों को ये कोटा मिलेगा, तो ये नेपोटिज्म को, फेवरेटिज्म को, करप्शन को बढ़ावा देगा। तो माहौल पूरा अनरेस्ट का था, और इसमें जब यूथ जिनके सपने चूर चूर हो गए वो फील्ड पे घुसते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट ऐसा करते हैं कि हजारों जन की जान चली गई, और एक बार शेख हसीना जी खुद डर गए, रिजाइन किया और देश छोड़ के जान बचाकर भारत देश में उन्होंने शरण लिया। इनफैक्ट रिसेंटली वीडियो में हम देखते हैं कि शेख हसीना जी के जहां पे वो रहते थे उनके घर को रैंसैक किया, कपड़े से लेके उनके यहाँ पे खाने को तोड़ दिया, उनके फादर उनके स्टैच्यू पे गलत हरकतें की, उसको भी नुकसान पहुंचाया। यह है आम जनता का गुस्सा। और अभी मिलिट्री बीच में आई और मिलिट्री ने बोला कि हम टेम्पररी गवर्नमेंट सरकार चलाएंगे, शांत हो जाइए, नुकसान मत करिए, हम प्रॉमिस करते हैं कि बहुत जल्द हम इलेक्शंस करेंगे, और जितने भी लोग जेल में हैं सबको अब प्रेसिडेंट छुड़वा रहे हैं। अब ऐसे में बांग्लादेश देश का क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, और बांग्लादेश और भारत में आपस में क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन रिस्क है। रिस्क नंबर 1 कि भाई भारत और बांग्लादेश आपस में नेबर्स है, और मोटा मोटी समझ लीजिए तो ये देश का सबसे बड़ा स्टेबल रिलेशनशिप का रीजन था शेख हसीना जी। अब जो नया गवर्नमेंट आएगा उनमें एंटी इंडिया प्रोटेस्टर्स हो सकते हैं, प्रो चाइना के प्रोटेस्टर्स हो सकते हैं, इस्लामिक रेडिकल्स हो सकते हैं, तो भारत देश के सिक्योरिटी को नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान, आज भी भारत देश अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश थ्रू वो डिपेंडेंट है। इसके लिए बांग्लादेश के साथ स्टेबल रिलेशन होना जरूरी है, और खास करके जब नॉर्थ में चाइना दुश्मन हो, जब आपके वेस्ट में भी एक दुश्मन हो पाकिस्तान, तो ईस्ट में क्यों दुश्मन पालने, तो शांति रहेगा तो बेटर रहेगा। रीजन नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों देशों के बीच में 70% लैंड बिजनेस जो होता है वो होता है एक पोर्ट, और वो पोर्ट का नाम है पेट्रोपोल बेनापोल पोर्ट, और ये पोर्ट बांग्लादेश और भारत और साउथ एशिया के लिए सबसे बड़ा पोर्ट है। दोनों देशों के बीच में $11.5 बिलियन का व्यापार होता है सालाना। इंडियन कंपनीज ने कुल मिलाकर बांग्लादेश में अप्रोक्सीमेटली $4.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। उनके ऑफिस का क्या होगा, LIC का ऑफिस है, डाबर के फैक्ट्रीज है, अडानी जी का सीमेंट प्लांट है, ये सब का क्या होगा। आज की तारीख में तो उन्होंने टेम्पररी बंद कर दिया, लोकल स्टाफ को छुट्टी दे दिया, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा। टेक्सटाइल्स में $500 मिलियन, फार्मास्यूटिकल में $200 मिलियन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी $2 मिलियन कर इन्वेस्ट करके ये कंपनीज आज थोड़े उनको अपसेट हो रहा है, फ्यूचर ब्राइट नहीं है। और भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस एनर्जी ने $1.6 बिलियन वहां पे एनर्जी के लिए इन्वेस्ट किया है। और सबसे बड़ी मुसीबत जो सामने दिख रही है कि ये इन्वेस्टमेंट्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्यूचर क्या है। भारत के काफी कुछ एंटरप्रेन्योर्स बांग्लादेश में कॉटन भी एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से माल बनवाते हैं और इंपोर्ट करके दुनिया को ट्रेड करते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर्स भी अपसेट है, यानी बिजनेस के अंदर अपसेट है। बहुत बड़े बड़े लोगों का मानना है कि 15-20% अब बिजनेस जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें टेम्पररी शॉर्टफॉल तो आएगा ही। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट झटका तो वो कंपनीज को लगा है जिन्होंने वहां पे अपने प्लांट्स रखे हैं, तो ये सब पे तो हालत खराब होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हालत खराब होगा उन स्टेट्स का जिनका तो बहुत
ज्यादा अच्छा संबंध है, जैसे कि आसाम और त्रिपुरा जो बांग्लादेश में कंबाइंड 12,000 करोड़ का ट्रेड करता है, तो ये स्टेट्स के इकोनॉमी और स्टेट्स के एंटरप्रेन्योर्स को भी झटका लगेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये अनरेस्ट बाहर आता है, सबको भी स्ट्रेस होता है, शेयर प्राइस गिरते हैं। एमामी के शेयर 4% से गिरा, मैरिको का शेयर 3% से गिरा, और बाकी कंपनीज भी इनकी हालत खराब है। वर्धमान टेक्सटाइल्स जो नीरज जैन उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म पेन हम सह लेंगे, शॉर्ट टर्म लॉस हम सह लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा डर लोगों को यह है कि जो नया गवर्नमेंट आएगा वो भारत के प्रति क्या रिलेशनशिप रखेगा सिक्योरिटी के थ्रू। क्या वो नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रैटेजिक एक्सेस कंटिन्यू करेगा या उसे कट कर देगा, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट या इस्लामिक रेडिकलिज्म या टेररिस्ट का हब बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, टैरिफ, ड्यूटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्सेस, इसमें अगर चेंज होगा तो पूरा इकोनॉमिक्स का चक्कर निकल जाएगा। यानी भारत देश की कुछ हद तक छोटे इकोनॉमी और सेफ्टी और सिक्योरिटी बांग्लादेश पे डिपेंडेंट है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भारत बांग्लादेश से सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन शेयर करता है, तो बांग्लादेश में अगर प्रॉब्लम है तो भारत में भी स्पिल ओवर हो सकता है। शायद इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज और आ सकते हैं और भारत का पॉपुलेशन सेफ्टी सिक्योरिटी हिल सकता है। तो आपको ये वीडियो में क्या लगता है, क्या बांग्लादेश बहुत जल्द स्टेबल हो पाएगा? क्या वहां पे एक भारत फ्रेंडली गवर्नमेंट आ पाएगा? क्या बिजनेस रिलेशन बैक टू नॉर्मल होंगे या भारत के लिए और एक सिरदर्द बढ़ेगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही लीडरशिप और बिजनेस के कंटेंट को अपडेट रखने के लिए कीप फॉलोइंग योर बिजनेस मेंटर बसेश काला।